हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी एंडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, चैप्टर एंड होने वाला है और अभी तक बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। टोटल में आप सभी को 4 अनुप्रयोग करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम जो आपका पहला अनुप्रयोग है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक गाउस की प्रमेय को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो का नोट्स जो है वही आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये एक सीधा एक आवेशित तार है और इस तार के निकट हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो तार आपको बीच में दिख रहा है, इस तार के आसपास कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें क्या है क्वेश्चन कि अनंत लंबाई, जो ये तार है ना, इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। मतलब ये जो तार है इसकी लंबाई क्या है? अनंत है। मतलब इसका कोई फिक्स लंबाई नहीं है, अनंत लंबाई का तार है और ये धनावेशित इसके ऊपर चार्ज है। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें इसके आसपास कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्ञात करना है। और वो ज्ञात करना किससे है? गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है, इसलिए गॉस के नियम का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो वीडियो में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, और उसके बाद फिर समझेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, और फिर हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक एक पॉइंट सब डिस्कस किया जा रहा है। तो जल्दी से अभी कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है कि यदि कोई आवेश Q लंबाई L की एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है। मतलब ये जो आपको ये तार दिख रहा है ना, इसके आसपास जो आवेश है वो क्या है? Q आवेश वितरित है इस तार के ऊपर अनुदिश एक सरल रेखा में। और उसके बाद अगर वितरित है तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बच्चों देखो, ये रेखीय आवेश घनत्व ऐसे ही एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक होता है आयतनात्मक आवेश घनत्व। तो इसमें आज मैं रेखीय आवेश घनत्व तो कंप्लीट कर दूंगा, फिर दूसरे वीडियो में हम पृष्ठीय के बारे में बता देंगे, तो ताकि ये टॉपिक भी बीच बीच में कवर होते रहेंगे। तो बच्चों क्या है कि भाई रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? सिंपल सा बात है कि यदि कोई आवेश लंबाई L की एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से विस्तरित है तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई क्यों कहा? बच्चों देखो, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं? ये एक सिंबल बनाया है जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इसको डिनोट किया जाता है। तो बच्चों आवेश कितना है? Q, और लंबाई क्या है? एकांक लंबाई, मतलब लंबाई 1 मीटर है। तो 1 मीटर लंबाई पर जितना भी आवेश वितरित होगा उसको ही हम लोग कह देंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब रही बात बच्चों की इसका मात्रक क्या होता है? जो इसका ये मात्रक होता है ना, इसका मात्रक आप समझ चुके होंगे कि भाई रेखीय आवेश घनत्व क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और एल का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो गया। इसको नोट करके कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, कहीं कहीं काम आएगा। ठीक है, तो अब रेखीय आवेश घनत्व तो आप समझ गए हैं कि भाई एक तार है, तार पे जितना भी आवेश होगा उसकी एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? रेखीय आवेश घनत्व। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब बहुत ध्यान से देखो, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा है। तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। अब देखो, इस डायग्राम को आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैंने ये मान लिया कि ये जो तार है इसके निकट एक बिंदु क्या है? P है। तो बच्चों मैंने मान लिया कि इसके निकट एक बिंदु जो है वो यहाँ पे है, वो है क्या? P। ये हमने P मान लिया, और इस तार से उस बिंदु की दूरी कितनी है? R है, ऐसा मैंने बच्चों मान लिया है। ठीक है, तो ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये बिंदु क्या है? बिंदु P है। अब उसके बाद ये बिंदु यहाँ पे है बच्चों, बिंदु P। अब ये बिंदु P है और इस बिंदु, ये जो बिंदु आपको P दिख रहा है,
इस बिंदु की तार से जो दूरी है वो कितनी है, r है। तो यही चीज मैंने लिखी है कि माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व तो लैम्डा है, तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमने क्या किया, बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है गॉसियन पृष्ठ, तो अब हम ये गॉसियन पृष्ठ समझते हैं। देखो बच्चों, गॉस की जो गाउस का जो प्रमेय था वो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से जो भी फ्लक्स मतलब वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये आपका गाउस की प्रमेय थी। तो गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो बस इसी को आपको लिख लेना है रेड लाइन के ऊपर कॉपी पर कि गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक तार है और इस तार में को मैं एक बेलन के अंदर, फॉर ये मान लो बॉटल के अंदर मैं इसको ऐसे डाल दूं, तो ये क्या है, ये तार है और इसके आसपास एक ऐसा पृष्ठ बना दिया गया है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। तो भाई ये तार ना बेलनाकार है तो पृष्ठ भी क्या है, बेलनाकार ही है। समझ में आई बात, जो जैसा होगा वैसा ही पृष्ठ बनेगा। अगर ये गोला होता तार, ठीक है, तार जो होता वो गोला होता एक, या कोई भी गोला होता उसका उसके ऊपर आवेश होता, तो गॉसियन पृष्ठ खींचते तो वो भी क्या होता, गोले के आकार का ही होता। तो ये बात तो समझ में सारे बच्चों को आ गई होगी कि भाई ये क्या होता है। तो बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसकी लंबाई क्या है, L है। तो बच्चों मैंने यहाँ मान लिया कि इसकी लंबाई क्या है, L है। देखो इसलिए मैं पहले से कुछ लिखकर नहीं लाया, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, L है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो क्योंकि मैंने बताया कि भाई पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा, लघु क्षेत्रफल डीए। अब मैंने ये लेट कर लिया कि भाई ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये पूरा क्षेत्रफल, तो भाई पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ए है। जो ये पृष्ठ है इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ऐसा मैंने मान लिया। इसका पूरा क्षेत्रफल ए है, लेकिन उसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया है और जिसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तो मैंने मान लिया कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए। जो ये मैंने पृष्ठ बनाया है ना, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डीए। तो बच्चों यहाँ लिख लो डीए, अभी वहां पे कुछ और लिखना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो लघु क्षेत्रफल डीए, लघु क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, लघु क्षेत्रफल डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये बात बहुत सिंपल है कि इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं है ना वो ऐसे ऐसे जाएंगी। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना इस छोटे पृष्ठ के लिए, इसकी दिशा कैसी है, इस तरफ। तो ये हमारी इसकी दिशा कैसी हो गई, इस तरफ। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो पृष्ठ है, अब ये आपने पृष्ठ देखा है, ठीक। अब इस पृष्ठ से वैद्युत रेखाएं ऐसे जा रही है। अब इसका एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है और ये क्षेत्रफल जो वेक्टर होता है ना इस पृष्ठ की लंबवत दिशा में होता है। इसका मतलब ये भी ऐसे होगा, बहुत ध्यान से देखो। ये पृष्ठ हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक। ये भाई देखो ये क्या है, ये पृष्ठ है और ये किसकी दिशा है, ये हमने ई की दिशा बना दी। अब बच्चों ये पृष्ठ के ऊपर इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर जिसको एन कैप से लिखते हैं, लेकिन मैं वो लिखता नहीं हूं, मैं डीए कैप बना देता हूं। तो बच्चों ये जो दिख रहा है ना ये ई की दिशा है और क्षेत्रफल वेक्टर भी इसके पृष्ठ के लंबवत होगा। इसका मतलब उसकी दिशा भी इसी की तरफ होगी, ये दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी। और बच्चों जब दोनों की दिशा एक जैसी होगी तो समझ चुके होंगे कि इनके बीच में जो कोण बनेगा ना वो 0 डिग्री का बनेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो समझ लो ये नियम खत्म हो चुका है अगर आपने जो इतनी बात मेरी समझ ली कि इन दोनों की दिशा एक जैसी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई की डायरेक्शन है ना वो उस तरफ है और बच्चों जो ये डीए की डायरेक्शन है ना वो भी किधर है, इधर की ही हो रहे हैं। तो ये दोनों की डायरेक्शन इस तरफ हो गई है, इतना तो समझ में आता है। अब देखो दोनों की दिशा एक ही है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि सर ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के जो इसका जो वक्र पृष्ठ है इसमें तो दिशा बाहर की और लंबवत होगी, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस गॉसियन पृष्ठ के हम ऊपर वाले हिस्से को देखें, इस वाले हिस्से को देखें तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर हमें। वो कंफ्यूजन क्या है
ध्यान से सुनना बच्चों। देखो एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, इसलिए ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है, तो इस पृष्ठ के ऊपर ये किसकी दिशा है? ये बच्चों बल रेखाओं की दिशा है। ठीक है, ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दूसरा कलर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पतंजलि बाम आपको लेके दिखाता हूँ। देखो ये है भाई, तो अभी इसकी दिशा कैसे है? ये वेक्टर इसकी दिशा है। ठीक, अब इस पृष्ठ के, ये पृष्ठ इस ऐसा है गोल गोल, इस पे जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा बच्चों, उसकी दिशा किधर होगी? बहुत ध्यान से सुना, इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो इसका मतलब इस ऊपर वाले पृष्ठ से जितना फ्लक्स निकलेगा वो जीरो होगा। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे जीरो? कुछ तो बताओ सर जी। देखो अब मैंने ऊपर एक छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया, मतलब छोटा सा मैंने डीए वहां से निकाल लिया। अब इसमें इस यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो इधर की ओर होगी, ठीक, और इसकी डायरेक्शन बच्चों ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, है ना। और 90 डिग्री का इसलिए जो यहाँ पे फ्लक्स आएगा ना, जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। अब देखो जीरो क्यों आएगा, बहुत ध्यान से सुना, जीरो क्यों आएगा। देखो बच्चों एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुना। यहाँ पे जीरो इसलिए आएगा क्योंकि फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पर 90 होगा। देखो ये कॉस थीटा हो गया ना, और cos थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही चीजें मैंने उस दिन बताई है आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, इसलिए आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे फाई ई जो होगा वो जीरो होगा, तो वहां पे तो जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि जितना फ्लक्स होगा वो सिर्फ इसके वक्रपृष्ठ से निकलेगा, बाकी ऊपर वाले पृष्ठ से और नीचे वाले पृष्ठ से नहीं निकलेगा। क्लियर सी बात है, सिंपल समझ चुके हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट मैंने वहां डिस्कस करके लिखा है, इसलिए प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया ये क्यों हुआ? आप वहां लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं कि यहाँ फाई ई बराबर जीरो, क्योंकि रीजन लिख लो, क्योंकि क्योंकि थीटा थीटा बराबर क्या होगा? 90 होगा। ये बात आप लिख लो, यहाँ पे फाई ई का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो लघु क्षेत्रफल डीए के लिए वैद्युत क्षेत्रफल ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, दोनों एक ही दिशा में होंगे। और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तब जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? जीरो। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है गॉसियन पृष्ठ और कैसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को समझेंगे। ये सारा खेल भी यहाँ का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या लिखा है कि भाई क्षेत्रफल वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ये तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में होंगे। और बच्चों जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। अब देखो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लिखेंगे कि अतः डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताना, जितना अभी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, और ये सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर आ रहा है कि नहीं? अगर आप लोगों को किसी चीज का डर लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने टफ टफ टॉपिक, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, पेपर में कैसे करूंगा? तो एक बात बताऊं, डरना सिर्फ आपके अंदर है। इस डर के पिंजरे से जिस दिन आपने अपने आप को बाहर निकाला ना, उस दिन आप सब कुछ कर लोगे। दर्द, डर, गम, ये सब जितना है ना, ये सब सिर्फ आपके अंदर है। और जिस दिन इस पिंजरे से आप बाहर निकले, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बस कुछ मत करो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। फिजिक्स में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में 70 में 70 दिलाकर रहूंगा जरूर। ठीक है, तो अब क्या करना है? बस केवल जितना पढ़ा रहे पढ़ते जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? अतः अतः डीए से होकर गुजरने वाला। अच्छा कभी कभी आप लोगों को ऐसा फील होता है कि सर जो है पहले किसी और से लिखवा लेते हैं क्या, पढ़ाते टाइम किसी और से लिखवाते हैं? ऐसा नहीं है। अतः डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? बच्चों देखो जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना, वो डी फाई ई गुजरेगा, और ये ई और डीए के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा।
अब आप जानते हो कि भाई इन दोनों का जैसे ही वेक्टर हटाओगे तो यहां आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब उसके बाद डी फाई ई। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पृष्ठ से, बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे कठिनाइयां होंगी। मान लो इस पृष्ठ से यहां से 0 डिग्री 90 डिग्री एंगल ना बनता, वहां से भी कुछ फ्लक्स निकलता बाहर, फॉर एग्जाम्पल यहां से भी निकलता, तो बच्चों जितना यहां से निकलता जितना वहां से निकलता हम उन दोनों को जोड़ लेते, मतलब तीनों को जोड़ लेते। ये भाई ये हिस्सा फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला। अभी ये आगे आने वाले हैं इस तरीके की पॉइंट्स, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। तो भाई ये हमने निकाल लिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां लिखेंगे कि चूंकि, बहुत ध्यान से देखना, चूंकि डीए वेक्टर व ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, कैसी दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में। और बच्चों जब जो दोनों एक ही दिशा में है, इसका ये मतलब है कि जो थीटा बनेगा ना, वो कितने डिग्री का बनेगा, तो 0 डिग्री का बनेगा। और थीटा अगर 0 डिग्री का बनेगा तो डी फाई ई का जो वैल्यू होगा वो आएगा ई डी ए, बस इतना ही बचेगा। समझ में आई बात, वेक्टर वहां से हट जाएगा बस, ठीक। अच्छा क्यों बचेगा, क्यों, अर्थात जो यहां से cos थीटा का वैल्यू है, मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू है, वो 1 आ जाएगा। और जब ये 1 हो जाएगा तो आपका आंसर यहां से cos थीटा गायब हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये तो हमने क्या निकाला है, ये तो हमने निकाला भाई लघु फ्लक्स जो डीए से होकर गुजर रहा था। लेकिन हमें ये निकालना है कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग कि गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो बच्चों मैंने लघु फ्लक्स तो निकाल लिया है, पृष्ठ से जितना गुजर रहा है वो निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई और उसके बाद डी है। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके साथ डी होगा उसी का समाकलन होगा, है ना। तो इसका समाकलन होने के बाद क्या आएगा बताओ, इसका आएगा फाई ई, ठीक। क्योंकि एक फॉर्मूला आपको बता रखा है कि dx का समाकलन करेंगे आंसर x आएगा, d हट जाएगा, ठीक। इतना आगे जानूंगा। फिर e तो भाई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, और dA का करेंगे तो a आएगा। यहां तक तो समझ में आ, ठीक। फाई e बराबर ई ए। अब बहुत ध्यान से सुनो भाई, जो a है ना, ये क्या है, a क्या है, ये गॉसियन जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। और गॉसियन पृष्ठ किस आकार का है, ये बेलन के आकार का है। इसका मतलब गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ जो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक। गॉसियन पृष्ठ जो है वो बेलनाकार है का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों 10th क्लास में आपने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा है। देखो संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर से नीचे से फ्लक्स नहीं निकल रहा है। देखो एक बात बता दूं, जितना डीप में जाके एक एक पॉइंट में बता रहा हूं आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है कि भाई एक एक लाइन बता रहा हूं कि ये बेलनाकार क्यों हुआ, क्योंकि देखो दिख रहा है बेलनाकार, ठीक। अब गॉसियन पृष्ठ 10th में आपने पढ़ रखा है कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच, बट यहाँ पे ये बेलन की जो लंबाई है वो एच नहीं है, यहाँ पे इसकी लंबाई एल है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 पाई आर और एल। आई बात समझ में। अब हम इस ए की जगह पे 2 पाई आर एल रखेंगे तो फाइव ई। अच्छा हाँ एक बात और है, एक बात और है, आप एक चीज और अभी पढ़ चुके हैं कल कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गाउस की प्रमेय के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब इसकी जगह पे आप लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E को E रहने देंगे और A को लिखेंगे 2 पाई R और L। अब जरा ऊपर हेडिंग बढ़ो, क्या लिखा हुआ हेडिंग, हेडिंग लिखा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, मतलब ये एक समान आवेशित, एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें ना इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम ई को क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको फेंक देंगे पिछवाड़े। तो वही काम करने जा रहे हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक। देखो अब हम इसमें से ई का वैल्यू निकालेंगे।
और जब ई का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 2 पाई आर एल कहाँ आएगा, नीचे आएगा घिसक के। तो आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ठीक, और 1/2 पाई और उसके बाद आर और एल आएगा नीचे खिसक के। अब एक बात बताना, ये एक को एक रहने दो, दो को दो रहने दो, पाई को पाई रहने दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पहले से पता है कि 9×10⁹ होता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से आर एल गया उधर, तो ये हो गया क्यू, और उसके बाद ये हो गया आर और एल। क्या इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताना, अभी अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इस जब इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी वहीं पे मैंने बताया था कि भाई रेखीय आवेश घनत्व क्यू बराबर बटे एल होता है। तो क्यू बटे एल की जगह पे हम लैम्डा पुट कर देंगे, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा। और लैम्डा को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब इसके बाद नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा। तो यहां से इतना समझ में आ गया, और यही हमारा क्या होगा, मेन फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसको मेन फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा गया है। अब आप सोचोगे कि क्यों ऐसा क्या कर दिया गया, कि क्या चेंजेस कर दिए गए, उसके पीछे की वजह क्या रही है। देखो स्क्रीनशॉट लिखना ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यहां पर हम 2 से गुणा व भाग कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, गुणा व भाग क्यों करेंगे बच्चों? गुणा भाग इसलिए करेंगे ताकि ये टू लैम्डा बन जाए। तो 2 लैम्डा बना के हम करेंगे क्या, क्या फायदा होगा? 2 लैम्डा बनाने के लिए नहीं, हम इसको 2 को 4 बनाने के लिए गुणा भाग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट का मान। ये फॉर्मूला बन चुका है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये मैंने पूरा यहां डिस्कस कर दिया कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद 2 लैम्डा बाई आर। तो इतना तो समझ में सभी को आ गया होगा, और अच्छे से आ गया होगा। अब मुझे बताना कि इसमें किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। ये इसका आ गया समझ में। अब इसका केवल आपको लास्ट में एक बात और लिख लेनी है कि इसका सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप के लिए ई वेक्टर, और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद 2 लैम्डा और बटे में आर, और इसके बाद आर और आर कैप। बस आपको ये लिखना है ऐसा, ठीक। ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्यों आ जाता है, ये कैप वाला क्यों आता है? 11th क्लास की मैथ पढ़ी है क्या? अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपने क्षेत्रफल वेक्टर, एक वेक्टर वाला चैप्टर भी जरूर पढ़ा होगा, तो वहां पे ये है। अगर अभी भी प्रॉब्लम है ना तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो भाई ये आज की कहानी थी, ठीक है। तो आज की इस कहानी को हम यहां समाप्त नहीं करेंगे, हम आपका 5 मिनट और लेंगे, और इसको हम एक शॉर्ट में, इसको 2 मिनट में पूरा फिनिश करेंगे एक बार फिर से, कि आखिर मैंने आज के इस वीडियो में क्या क्या बताया है और कैसे हमने इसको लिखा है, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माना एक तार है और इस तार पर एक समान आवेश Q है, ठीक है। एक समान आवेश क्या है, Q है। अगर इसके ऊपर एक समान आवेश Q है तो एकांक लंबाई, जो इसकी एकांक लंबाई पे जितना आवेश होगा उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और उसको मैंने लिखा क्या, देखो यहां ध्यान से, उसको मैंने लिखा कि लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, और ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला। फिर मैंने इसका मात्रक भी आपको बताया कि भाई इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर, ये बताया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी वगैरह लिखी। मैंने लिखा कि माना माना एक एल लंबाई का एक तार है, माना एक अनंत लंबाई का एक तार है, और उसके बाद उस तार के बिंदु ओ से, और ओ से एक बिंदु पी दूर, एक बिंदु आर दूरी पर पी है, जहां पे हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है। फिर मैंने बताया कि गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। इतना मैंने बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, तो फिर हमने बोला कि भाई इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा लघु क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं।
फिर हमने डीए लिया, फिर हमने आपको बताया कि ये जो छोटा लघु क्षेत्रफल डीए हो गया, इसके इस भाग से केवल केवल फ्लक्स निकलेगा और इस भाग से फ्लक्स नहीं निकलेगा। इट मींस क्या है कि यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। रीजन क्यों है? क्योंकि वहां पे कोण 90 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि जो जो आपकी सतह होती है उसके ऊपर लंबवत दिशा में एक वेक्टर होता है जिसको क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं, और इस सतह से इस तरीके से हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो भाई ऊपर और नीचे जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, तो वो पूरा फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने बताया कि इस सतह से आपका पृष्ठ से क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक, इतना तो हो चुका। ठीक, अब इतना हुआ। अब मैंने क्या किया कि भाई डी फाई, इस छोटे भाग से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई, जिसको मैंने माना कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर वेक्टर हटा के हमने क्या लिखा? डीए कॉस थीटा। और फिर मैंने बताया कि भाई इस जगह पे जो थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा? जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा? 0 डिग्री का। और थीटा अगर 0 डिग्री का है तो फिर बच्चों ये हो जाएगा ई डी ए, और ये हो जाएगा डी फाई ई। इतना मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि भाई ये तो हमने निकाला है लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो इसका समाकलन किया। आफ्टर समाकलन या आफ्टर इंटीग्रेशन ये मिलेगा मुझे क्या? ई ए। ठीक है, ये मिला। फिर मैंने बताया कि वह जो ई है ना वो बेलन का वक्रपृष्ठ है, और वो है 2 पाई आर और एल। ठीक है, क्योंकि ये 2 पाई आर और एच बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो मेरे लाग मैंने ई लिखा और उसके बाद 2 पाई आर और एच किया, और ये मैंने फाई ई किया। लेकिन मैंने फिर बताया कि जो फाई है ना, वो बताया कि जो फ्लक्स होता है, गाउस चाचा कह के गए थे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो भाई ये चाचा बता के गए थे, तो हमने चाचा की बात मान ली और क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कर दिया। फिर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट किया। फिर मैंने अपनी हेडिंग की ओर एक बार फिर से जोर डाला कि आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने हेडिंग की ओर जोर डाला तो वहां पता चला कि भाई हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करनी है। तो हमने ई को रोका एक तरफ और बाकी सबको भेजा पिछवाड़े। तो भैया इन सबको मैंने जब पिछवाड़े भेज दिया तो पिछवाड़े कहते हुए आपको जरा हंसी आ रही होगी, काबू रखो अपनी हंसी पे और आगे कंटिन्यू करो। ठीक है वैसे मुझे भी आ गई। तो अब क्या करेंगे? ई रखेंगे। फिर अब हमने देखा कि भाई ये जो लो गलती हो गई, ई को रखा उधर ना, तो इन सबको नीचे भेजेंगे ना, तो ये एक बटे आएगा। हंसी हंसी में देखो सब गलती हो जाती है, इसीलिए हंसना मैंने मना कर दिया, भाई हंसो मत कोई। तो अब क्या करेंगे? क्यू और इसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया ना। अब हमने क्या किया कि भाई एक बटे 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक जगह रखा, और अब बचा क्या? आर, यहाँ से आर बचा, फिर एल बचता है और क्यू बचता है। तो क्यू और नीचे आर एल। मैंने बताया कि क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बटे एल बराबर लैम्डा होता है, जिसको हम लोग देखिए आप इस गणित बोलते हैं। अब इसको वहां से हटाया, फेंका, एक बटे 2 बाई एप्सिलॉन नॉट किया, और यहाँ पे लिखा लैम्डा और नीचे हो गया आर, ये हो गया। अब हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया ताकि यहाँ 4 हो जाए। ठीक, और ये कर दिया मैंने क्या? ये बन गया मेरा क्या? फॉर्मूला। ठीक, तो यही हो गया। फिर इसका वेक्टर रूप लिखा तो इसमें वेक्टर लगाया, इधर आर कैप लगा दिया, हो गया खत्म। तो इस तरीके से करना है इसको। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे जाते जाते ना एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। देखो, मुझे पता है कि आप लोग अपने एग्जाम को लेके अभी थोड़ा थोड़ा सीरियस होने लगे हो और अच्छे से पढ़ाई करने लगे हो। देखो बच्चों, ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, पर इन वीडियो की जरूरत आपको कब पड़ेगी पता है? जब एग्जाम बहुत ज्यादा पास होगा। एग्जाम होगा मार्च में, एग्जाम होगा मार्च में, तो आपको इन वीडियो की जरूरत कब पड़ेगी? इन वीडियो की जरूरत पड़ेगी जनवरी में। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको मेरे चैनल पे देखना सबसे ज्यादा बच्चे जनवरी में इस वीडियो को देखने वाले मिलेंगे। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। तो इसीलिए अभी से मैं इन वीडियोस की लेंथ को थोड़ा छोटा छोटा करके और पूरा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। और एक बात और बता दूं, ये वीडियो एक बार देखोगे सब तैयार हो जाएगा क्या? नेवर। 2 बार देखोगे तैयार हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? पहली बात तो आज अपना अपना टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो तब इस वीडियो को देख रहे हो। दूसरी बार आप इस वीडियो को तब देखोगे जब स्कूल में मार पड़ेगी और इसका टेस्ट होगा।
ठीक है। तीसरी बार तब देखोगे जब हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तब देखोगे। चौथी बार तब देखोगे जब एग्जाम में आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। और लास्ट में पांचवी बार इसको तब देखोगे जब आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो मतलब ये वीडियो आप 5 बार देखने वाले हो, ऐसा मैं जानता हूं बिल्कुल। और नहीं 5 बार देखोगे तो 5 बार पढ़ोगे जरूर, क्योंकि 5 बार वीडियो अगर नहीं देखा तो 5 बार पढ़ना जरूर है इसको। तो 5 बार अगर पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद कर लो कि भाई 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मैंने देखा कि एक लड़का है जो लगातार मेरे वीडियो में कमेंट कर रहा है कि सर हर वीडियो के लास्ट में 1-2 मिनट मोटिवेशनल जो है लाइन बोल दिया कीजिए। बच्चों बस मोटिवेशनल अपने लिए आप खुद हो, आपसे बढ़कर दुनिया में आपका कोई जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने अपना ठान लिया कि आज मुझे ये चीज करनी है, उस दिन आप कर लो। ठीक है, बस इसलिए अपने मन में ठानो, अपने डिसीजन खुद लो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो रहो। अगर किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। डिपेंड अपने आप पे खुद रहो, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, अगर आप अपना 100% नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 50% कर पा रहे हो ना, वही बहुत है। ठीक है, 100% अपने आप करने लगोगे जब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अभी आप ना स्टूडेंट हो, अभी आपके पास क्या नहीं है? पैसा। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन दिमाग चलने लगेगा। क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कभी जब मैं छोटा था ना कि जब पैसा आता है ना तब दिमाग वर्क करता है। ये बात सही है, पैसा से ही पैसा बढ़ता है। और जिस दिन आपके पास आप जब 500 रुपए कमाने लगोगे उस दिन आप ये देखोगे कि 500 से कैसे 1000 बन जाते हैं। तो ये बात याद रखना कि पैसे से पैसा आता है और नॉलेज से नॉलेज आता है। बस यही है जीवन का मंत्र। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा अनंत विस्तार की समतलीय आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।